नमस्ते सभी को, हर हर महादेव, जय श्री राम। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर पूनम खत्री पॉलिटिकल एनालिसिस। आज हम करने जा रहे हैं फिर से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए ये हमारे जनरल इलेक्शन है, सामान्य चुनाव जिसे कहते हैं, और बहुत ही क्रूशियल है। और अब हम तीसरे फेज में जो है उसकी एंट्री कर चुके हैं, जिसकी वोटिंग जो है वो कल हुई है। वीडियो आज आ रही है क्योंकि मैं भी लास्ट तक पूरा टर्न आउट जितना भी वोटिंग हुई है उसका देखने के बाद ही मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि होता है कि थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है वोटिंग परसेंटेज, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं वेट कर रही थी। जब सुबह कल वोटिंग की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे थर्ड फेज है और बहुत ही ज्यादा एकदम से परसेंटेज हाइप करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। शुरू में शुरुआती जो घंटे थे जब वोटिंग शुरू हुई तो उसमें जो है वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे करके वही जैसे बाकी पिछले 2 फेजेस में हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे करके ये बढ़ी है। पहले और दूसरे फेज में भी हमने कुछ ऐसे ही रुझान देखे थे और तीसरा फेज भी कुछ अलग नहीं रहा। पर हाँ, सीटों के हिसाब से लग रहा था कि बड़ी क्रूशियल सीट्स हैं, तो डेफिनेटली लग रहा था कि हाँ काफी ज्यादा जो है इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, पर ऐसा नहीं रहा। ये भी बिल्कुल सामान्य इसमें जो है वोटिंग पैटर्न देखने को मिला और इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी नामी ग्रामी हस्तियों की जो है वो सीटें जो है वो जुड़ी हुई थी। स्पेशली इसमें गुजरात की सीटें जो थी वो सारी इसमें आ गई थी और काफी बड़े नाम इसमें सुनने को मिले जिनको हम आगे बात करेंगे, जिसमें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी सीट है, हमारे गृह मंत्री की भी सीट है और काफी प्रोमिनेंट जो मेन जो मुख्य जो लीडर्स हैं विपक्ष के, उनकी भी सीट्स पे जो है मतदान कल हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन टोटल 94 सीट्स थी जिनके की वोटिंग होनी थी, लेकिन एक सीट की वोटिंग नहीं हुई। कुछ एक सीट्स पे ऐसा हुआ कि कुछ सर्कमस्टांसेस थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ सिचुएशन ऐसी थी, आतंकवाद और अलग और भी समस्याएं जो है वहां पे काफी जुड़ी रहती हैं, तो उनकी जो वोटिंग है वो आगे के लिए है। तो यहाँ पर जो है बाकी सीट्स के लिए वोटिंग हुई है। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार बैतूल की जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है उसकी सीट के लिए भी वोटिंग हुई है। तो टोटली कल जो है वो 93 सीटों का जो है वो मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी सारी की सारी। ये चार्ट मैंने फिर से यहाँ पर साइड स्क्रीन पे लगा दिया है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें कि 7 मई को टोटली जो नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के 12 जगह की 93 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। और इसमें जो है बहुत ही लार्जर स्केल पे जिन स्टेट्स के अंदर वोटिंग हुई वो है गुजरात के अंदर 26 सीट्स हैं, इसके अलावा कर्नाटका है 14 सीटों के साथ में, महाराष्ट्र है 11 सीट्स के साथ में। बाकी उत्तर प्रदेश तो सारे ही 7 फेजेस के अंदर जो है उसकी सीट्स हैं, क्योंकि उसमें सबसे अधिक जो है आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, तो उसको तो सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश जो है वो काफी बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन वाइज जो है वो लार्जेस्ट है। देखिए, ध्यान रखिए कि जो वोटिंग होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको लें, ना कि एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप नंबर ऑफ वोटर के अकॉर्डिंग जो है उसको डिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश जो है यूपी, वो आपकी 7 चरणों में ही उसमें कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी सीट्स जो है 10-8 ऐसे करके डिवाइड की हुई है और उनकी वोटिंग होती है। तो यहाँ पर जो है अब इसके बाद जो चौथा चरण होगा, 4th फेज होगा, वो 13 मई को वोटिंग होगी उसकी, तो उसके भी नॉमिनेशन और सब प्रोसेस सेम तरीके से इसका अब हो जाएगा। और अगले फेज में जो है टोटली 96 सीट्स जो है उनका मतदान होना है, पर जो सीट इस बार वोटिंग नहीं हुई जिनकी, उनकी भी वोटिंग जो है वो मतदान जो है अगले फेज में होगा। तो यहाँ पे चलिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रही कल की वोटिंग की 3rd फेज की, उसके बारे में थोड़ा सा हम
विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या जो है वो देखने को मिला। सुबह से सभी जो है न्यूज देख रहे होंगे, स्पेशली जिनके यहाँ वोटिंग है वो तो बिल्कुल लगातार देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। और जो भी जिस भी अपने लीडर की लीडर को आप फॉलो करते हैं या उसके आप फैन हैं, एडमायरर हैं, पसंद करते हैं किसी भी पार्टी को, तो डेफिनेटली उनकी भी नजरें जो हैं वो वोटिंग के पूरे पैटर्न पे लगी रहती हैं। तो आइए चलिए इसको विस्तार से हम बात कर लेते हैं। तो कल जो थर्ड फेज के अंदर टोटली जो है वो 1300 कैंडिडेट्स जो थे वो 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्वाचन क्षेत्रों से जो है उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके लिए अवॉर्ड्स हो चुकी हैं। तो उनके बैलेट जो है वो टोटली ईवीएम के अंदर बंद हो चुके हैं, जो अब सेफ कस्टडी में है और इनका जो है पूरी तरह से उजागर जो है ये होंगे 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा इन 1300 कैंडिडेट्स में से 120 जो है वो महिलाएं थी। 120 जो है यहाँ पे विमेन जो है वो कंटेस्टेंट्स हैं जो कि इस समय पे इस थर्ड फेज में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है। और टोटली जो है इसमें वोट परसेंटेज जो है वो अगर आप टोटल वोटर्स निकालें कितने हैं तो 17.24 करोड़, ओके, 17 करोड़ 24 लाख जो वोटर हैं वो इसमें वोट डाल रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं। अब ये सब वोट डालें, हम तो यही एक्सपेक्टेशन करते हैं और अपील भी करते हैं कि सभी अपने जो है मतदान अधिकार का प्रयोग करें, ये आपके लिए ही बहुत आवश्यक है। इसके अलावा टोटल जो है 1,85,000 जो है वो पोलिंग स्टेशंस थे जिनमें कि लोगों ने जाके मतदान किया था। इसके अलावा मॉर्निंग में जैसे शुरू हुआ तो सबसे पहले हाईलाइट में रहा टीवी पे कि मोदी जी वोट डाल रहे हैं। आफ्टर ऑल भाई वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो सबकी नजरें भी उन पे रहेंगी। तो यहाँ पे जो है मोदी जी ने सुबह अहमदाबाद में जो है स्कूल में, वहां पर स्कूल्स ही होते हैं ज्यादातर, वोटिंग जो स्टेशंस, पोलिंग स्टेशंस जो बनते हैं वो स्कूल्स होते हैं। तो अहमदाबाद के एक स्कूल में उन्होंने जो है वो वोट डाली थी जहां पर कि सभी न्यूज चैनल्स ने कवर किया था। और उनके परिजन जो है हमने भी जब देखा तो उनके बड़े भाई जो हैं, जो उनकी फैमिली तो वैसे देखिए तो मीडिया से दूर ही रहती है, वो ज्यादातर मीडिया में दिखते भी नहीं है, पर हाँ भाई परिवार है और परिवार के पास है तो वो दिखेंगे भी। तो उनके बड़े भाई उनसे पहले न्यूज में दिख गए थे, पर कोई मीडिया को ऐसी कोई अलग से बाइट्स या अटेंशन या ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वहां पे मोदी जी ने गुजरात में जो है वो थर्ड फेज में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और बहुत ही एक इंस्पायरिंग होती है ये तस्वीरें, क्योंकि जब आप अपने लीडर को या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को ऐसे करते हुए देखते हैं तो ये आपको बहुत प्रेरित करती हैं। ये कहिए तो कोई भी नेता जिसको भी आप पसंद करते हैं, अगर वो अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करता है तो उसको देख के आप भी इंस्पायर होते हैं। तो ये सुबह सुबह की तस्वीरें आई थी। इसके अलावा जो है फिर अमित शाह जी हैं, उनका भी वोट जो है गुजरात का ही है, तो उन्होंने भी अपना वोटिंग राइट जो है वो प्रयोग किया था। उसके बाद जो है बहुत सारे और प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिन्होंने कि इसमें अपना वोट, अपना जो है वो कंटेस्टेंट हैं जो खड़े थे, जैसे कि अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी वोटिंग की। फिर वो भी खड़े हैं इलेक्शन के अंदर। दिग्विजय सिंह, इसके अलावा जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिराव सिंधिया जी हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, समाजवादी पार्टी की हैं डिम्पल यादव, और एनसीपी लीडर हैं सुप्रिया सुले, और भी बहुत सारे लीडर्स आपको देखने को मिल गए होंगे कल न्यूज में, क्योंकि सब जो है अपने कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस और अपने वोटिंग का राइट का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे जो है अनंतनाग और राजौरी में जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गए हैं। और ये इलेक्शन जहां पर अनाउंस हुए हैं वो है 6th फेज में, यानी 25 मई को अनाउंस किए गए हैं। डिपेंड्स सिचुएशन क्या रही होगी। जनरली तो ये होता है कि अगर अभी नहीं हुए तो नेक्स्ट फेज में कर दिया, लेकिन अगर लगता है कि असामान्य परिस्थितियां हैं कि जरूरत है कि उसको थोड़ा और आगे कर दे, तो जब तक इलेक्शन चल रहे हैं वो कभी भी उसके किसी भी फेज के अंदर उसको जो वोटिंग के लिए आगे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दोपहर को
3 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज अराउंड 40 के नियर अबाउट आ गया था। तो एग्जैक्ट तो आगे पीछे चल रहा था तो कह नहीं सकते, लेकिन इसमें था। और फिर 5 बजे शाम को अपडेट आई कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50% हो गया है। तो देखिए, तो वैसे तो सामान्य रूप से उतना तेज नहीं है, लेकिन फिर भी 50% हो गया था। और रात को 8 बजे एंड ऑफ की सबने वोट डाल दिया है, तब तक इसका परसेंटेज जो है वो 60.34% पे आ रहा था। एग्जैक्ट फिगर तब भी नहीं पता थी। इलेक्शन के जो वोटिंग परसेंटेज है वो अगर हम फ्रॉम द ईसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अप्रोक्सीमेटली कितनी अनाउंस हुई, वो आपकी 61.43% जो थी वो अनाउंस हुई थी। और इसका थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कर लिया जाए तो ये नॉट मोर देन 65% रहेगी। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। ये देखा जाए तो पिछले 2 फेजेस से भी कम रही है, लेकिन कुछ सीटों में ये बहुत ही अच्छी भी रही। कई जगह पे तो ये 70 अक्रॉस हो गई और कई जगह पे काफी कम, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा कम रहा। लेकिन वहीं पर अगर आप ये कुछ और सीट्स पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर इसका, जैसे असम है, इस तरफ जब अगर आप जाएंगे वेस्ट बंगाल है, वहां पे परसेंटेज हाई रहा। तो सीट टू सीट भी वेरी करता। तो जो आप परसेंटेज इलेक्शन कमीशन देता है वो एक एवरेज होता है, कम और ज्यादा उसके बीच का एक सेगमेंट वो देता है। तो एवरेज निकाल के वो अनाउंस करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी सीट्स पे जो आपको 80% भी मिल जाएगा, बहुत सारी सीट्स पे आपको 40% भी मिलेगा। तो इस तरीके की अलग अलग डिफरेंस ऑफ वोटिंग आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है अगर हम वोटिंग परसेंटेज स्टेट वाइज देखना चाहें तो असम में यही परसेंटेज 75% से ज्यादा है, बिहार में 56% से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में 66% से ज्यादा है, दमन एंड दीव में 65% के आसपास रही, गोवा में 75% के पास में रही, गुजरात में 56% अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स ही कह सकते हैं अभी। उसके बाद कर्नाटका में 67 के आसपास में है, मध्य प्रदेश में इन टोटल 60% के आसपास में है, महाराष्ट्र में 60 नियर अबाउट है, मतलब एग्जैक्ट 60 भी नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी 60 के आसपास ही है और वेस्ट बंगाल में 75% के आसपास है। तो ये सब एवरेज है, ठीक है। तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर इलेक्शन कमीशन जो है आफ्टर फ्यू डेज रिलीज कर देते हैं, तो क्योंकि फिर जो भी कमियां हैं या कोई भी और रीजन है वो सब कैलकुलेट हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का मतदान इसमें वो जो है जो पोलिंग बूथ पे नहीं आ सकते, उनके भी अलग सिस्टम होते हैं। तो उन सब तरीके से टोटल मिला के परसेंटेज इलेक्शन कमीशन आपको बाद में बताता है। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है अलग अलग लीडर्स ने भी अलग अलग दावे किए हैं। थर्ड फेज वो फेज है, याद रखिएगा, जिसमें 2019 में आज की जो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, उसका जो बहुमत है वो पूर्ण हो गया था। यही वो फेज था जिसकी मोर देन 50% सीट्स, 50 से भी ज्यादा मतलब आप कहेंगे सीट्स जो थी वो बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी जो है ये जब थर्ड फेज की वोटिंग कंप्लीट हो गई तो आज जो है ये अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स भी आए, जिसमें अमित शाह जी का एक रिस्पॉन्स काफी चर्चा में रहा, अभी भी होगा, कि हम जो है अपना परसेंटेज मेजॉरिटी ले चुके हैं। अब तो आगे जो उनका नारा है 400 पार का, उसकी तरफ जो है आगे बढ़ा जा रहा है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो चर्चा में रहेंगी, न्यूज में रहेंगी। हर फेज के अंदर आप देखेंगे अलग अलग जो है इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। जैसे थर्ड फेज के अंदर सबसे मेन इशू रहा कि जो जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन आरक्षण पॉलिसी, जिसमें कि इधर एनडीए बीजेपी जो है वो विपक्ष को, जहां पे कि इंडी गठबंधन है, उनको ये घेरते हुए दिखे कि भाई आप सिर्फ माइनॉरिटीज में सिर्फ मुस्लिम्स को ही ये मानते हैं कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनको आप जो है वो SC ST का रिजर्वेशन हटा के उसकी जगह पे ला रहे हैं। कई स्टेट्स में उन्होंने किया तो उन्होंने एक बैड एग्जाम्पल दे दिया बीजेपी को कि वो एक ब्लेम कर सकते हैं इजीली विद एग्जाम्पल। तो ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। तो थर्ड
थर्ड फेज के लिए रिजर्वेशन ही एक ऐसा मुद्दा रहा जिसके चारों तरफ राजनीति घूमती रही। अब फोर्थ फेज में देखना है कि किस मुद्दे के ऊपर जो है आगे अब ये पूरा का पूरा जो पूरी चर्चा जो है अगली वोटिंग से पहले जो है, यानी जो आप अगली बार जब वोटिंग करेंगे तो पाएंगे कि 13 तारीख तक किन टॉपिक्स को जो है वो हाईलाइटेड किया जाएगा, किन मुद्दों को पकड़ा जाएगा, वो देखने लायक होगा। और इसके बीच में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, जैसे विपक्ष के नेता स्पेशली कांग्रेस के जो नेता हैं या उनके प्रवक्ता हैं वो अपनी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी काफी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा देखने इंटरेस्टिंग है। सबके अपने अपने रीजन है, बट राजनीति जो है परिवर्तन का ही नाम है। तो यहाँ पर हमने तीसरे चरण की वोटिंग देख ली है। अब आपसे मिलेंगे हम अगले फोर्थ जो फेज होगा उसकी वोटिंग में। और अगर बीच में कोई और ऐसी कोई न्यूज लगी जिसमें की वीडियो बनाना चाहिए तो जरूर बनाएंगे। और अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, ताकि और हम जो है बेटर से बेटर जो है वो एनालिसिस कर सकें, पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकें। तो तब तक के लिए विदा लेती हूं आपसे, नमस्कार, और मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, प्लीज डू वोट। वोट करना हमारी सिर्फ ड्यूटी नहीं, हमारा सिर्फ राइट नहीं, ये हमारी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे हम अपने देश का भविष्य बना रहे हैं। सिर्फ ये एक मामूली सी ड्यूटी नहीं है, मामूली सा आपका राइट नहीं है, ये हमारे फ्यूचर में हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, ये उसका विजन है। तो ये आपकी वो संपत्ति है जो आप अपने वोट से बनाते हैं। तो आप प्लीज जाइए और वोट जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए।